हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डीएमए गेस पेपर्स में। और आज के क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन उसमें देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है स्टूडेंट, रोल्स थ्योरम। एग्जाम्स में आता है स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम। डिफरेंशियल कैलकुलस का बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। रियल एनालिसिस भी बोल सकते हैं आप इस चीज को, कि उसका भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग कह सकते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम। ठीक है, अब ये रोल्स थ्योरम कहता क्या है? तो ये रोल्स थ्योरम कहता है कि यदि कोई फंक्शन, देखिए स्टेटमेंट क्या है इस रोल्स थ्योरम का, कि इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, इस तरीके से डिफाइन हो कि वो फंक्शन तीन बात मानता हो। पहला कि वो फंक्शन इंटरवल क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस हो। अच्छा, फिर दूसरा वो फंक्शन जो है ओपन इंटरवल ए बी पर, ओपन मतलब समझ रहे हैं कि एंड पॉइंट्स को छोड़ करके बाकी हिस्सा पे, एंड पॉइंट्स बाकी हिस्सा पे क्या हो, ए बी ओपन इंटरवल पर वो डिफरेंशिएबल हो, और दोनों एंड पॉइंट्स पर फंक्शन का वैल्यू सेम हो। मतलब ए पॉइंट पर जो फंक्शन का जितना हाइट है, जितना बी पर उतना हाइट, दोनों पे सेम हो। तब कहता है कि इसी ए बी के बीच एक पॉइंट मिलेगा जिस पर उस फंक्शन का स्लोप मतलब डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो होगा। इसको जल्दी से हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, फिर हम इसके स्टेटमेंट को देखेंगे और प्रूफ भी देखेंगे। देखिए, बोला गया है कि कोई एक फंक्शन है एफ एक्स जो क्लोज इंटरवल ए बी पर क्या है, डिफाइंड है। यहां तक तो क्लियर है कि एक फंक्शन ए बी है, क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है। डिफाइंड है मतलब कि इसके हर वैल्यू के लिए इसमें रियल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये फंक्शन डिफाइंड इसके ऊपर। बोला गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए से बी पर, पूरा क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस है। मतलब कुछ ऐसा रहा होगा कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो मतलब जो भी फंक्शन ग्राफ रहेगा ए से बी तक कंप्लीटली जाएगा, कहीं टूटेगा नहीं, कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल है नंबर 2। डिफरेंशिएबल होने का मतलब होता है कि हर पॉइंट पर ए से बी तक के जो भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे फंक्शन में, हर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि ग्राफ कभी ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। इधर तो कर रहा है डेरिवेटिव बट यहाँ नहीं, तो ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता। देखिए कॉन्टिन्यूअस भी है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है यहाँ पे, तो ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता। ग्राफ कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए से बी तक, फिर हर एक पॉइंट पर स्मूथ होना चाहिए, तब ना डिफरेंशिएबल होगा। और थर्ड और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि जितना ए पर हाइट है फंक्शन का एफ ऑफ ए, उतना ही हाइट बी पर होना चाहिए। मतलब कुछ इस तरीके से ग्राफ होना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करिए, देखिए फंक्शन इस तरीके से, मान लीजिए फंक्शन इस तरीके से है, तो यहाँ पे नोटिस करिए यहाँ पे बी है, तो ये जो हाइट एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए बराबर होना चाहिए एफ ऑफ बी के। यही तीन बातें रोल्स थ्योरम कहता है फंक्शन स्टेटमेंट में, कि कोई फंक्शन डिफाइंड ए बी पर, पहला कि कॉन्टिन्यूअस हो, दूसरा डिफरेंशिएबल हो, और तीसरा एफ ऑफ ए इस एंड पॉइंट का और इस एंड पॉइंट का वैल्यू फंक्शन का सेम हो। तो ऑब्वियस है, आप समझ ही पा रहे होंगे कि अगर ऐसा होता है कि यहाँ से मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो, तब इसी इंटरवल ए बी के बीच, ए बी के बीच मतलब क्योंकि ए पर तो नहीं होगा, बी पर भी नहीं होगा, ए से बी ओपन इंटरवल के बीच एक पॉइंट मिलेगा, जिस पॉइंट पर स्लोप जब आप निकालेंगे ना, तो वो स्लोप कुछ, देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वो पॉइंट है, यहाँ पे जो सी है जिस पर फंक्शन का ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब स्लोप जीरो हो जाएगा। ये अगर सी पॉइंट एक जरूर बीच में मिलेगा जहां पे फंक्शन का स्लोप क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब स्लोप जीरो हो जाए। स्लोप जीरो को ही रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, कि इस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाए। दिस इज द रोल्स थ्योरम। कहता है कि एक कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तब इसी ए बी के बीच में एक पॉइंट जरूर मिलेगा, जरूर नहीं कि बीच में ही मिले, कहीं भी मिल सकता है, लेकिन ए बी के इंटरवल के अंदर ही मिलेगा, और इस तरीके से मिलेगा कि उस पर डेरिवेटिव जो होगा जीरो होगा, मतलब एफ डैश सी जीरो होगा। अब उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आते हैं फिर से एक बार स्टेटमेंट देखते हैं, कि इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड इन अ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, इस तरीके से डिफाइंड है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर, और तीसरा कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ई, दोनों एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, तब एक पॉइंट कम से कम मिलेगा, एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट मिलेगा, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, इस तरीके से कि सी पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब है कि उस पॉइंट पर फंक्शन का स्लोप जीरो, डेरिवेटिव मतलब स्लोप। क्लियर है जी? आइए सिम प्रूफ कैसे करेंगे, तो कुछ बातें हैं यहाँ पे प्रूफ में लिखेंगे। फ्रॉम कंडीशन वन, कंडीशन मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो फ्रॉम कंडीशन वन क्या कहा गया है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो सो एफ एक्स इज बाउंडेड एंड अटेन इट्स बाउंड्स एटलीस्ट वंस इन ए बी। क्या मतलब हुआ, कि अगर कोई फंक्शन, इस डायग्राम को साथ लेकर चलेंगे हम लोग, अगर कोई फंक्शन यहाँ ए से बी में कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है तो ऑब्वियस है कि वो फंक्शन बाउंडेड होगा। बाउंडेड क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि देखिए कॉन्टिन्यूअस है ना, तो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो एक बात तो पता कि बीच में कहीं टूट नहीं रहा, तो भाई यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है,
तो ऑब्वियस है कि कोई इसमें सबसे बड़ा वैल्यू हो सुप्रीम होगा और कोई सबसे छोटा वैल्यू कुछ तो होगा, क्योंकि टूट रहा नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन ए से बी में कॉन्टिन्यूअस है यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें सबसे छोटा वैल्यू ए को जरूर मिलेगा और सबसे बड़ा वैल्यू मतलब उसका बाउंड्स मिलेगा, इन्फिमम सुप्रीमम जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये चीज। तो वही चीज है, देखिए जैसे यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू मुझे लग रहा है कि यहाँ मिला, यही इन्फिमम होने का काम करेगा, इन्फिमम का काम करेगा, यही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। यहाँ सुप्रीमम का काम कर रहा है, इधर सुप्रीमम का काम कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है। समझ रहे हैं बात? यही चीज बताया गया है पहले में कि फ्रॉम कंडीशन 1 fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन AB, सो fx इज बाउंडेड एंड अटेन इट्स बाउंड्स एट लीस्ट वंस इन AB। मान के चलिए कि लेट कैपिटल M एंड स्मॉल m बी द सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ fx ऑन क्लोज इंटरवल AB रिस्पेक्टिवली। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि चलिए फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू जो है, मतलब इन्फिमम जो है वो स्मॉल m है, हो सकता है इन्फिमम सबसे छोटा यहीं पे आ जाए, ये वाला इन्फिमम हो जाए, और सुप्रीमम जो हो जाए वो कैपिटल सुप्रीमम हो जाए, सबसे बड़ा वाला हाइट। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे सपोज कर लिया गया है कि लेट कैपिटल M एंड स्मॉल m बी द सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ fx ऑन क्लोज इंटरवल AB रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कैपिटल M सुप्रीमम है, स्मॉल m इन्फिमम है। सुप्रीमम इन्फिमम का मतलब यहाँ पे और भी लिखा गया है, सुप्रीमम का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड, जितने भी अपर बाउंड है उसमें से लीस्ट। इन्फिमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसमें कि जितने भी लोअर बाउंड उसमें ग्रेटेस्ट। क्या मतलब हुआ, इसको तो क्लासेस में हमने डील करा ही है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे कि यहाँ पे एक्चुअल मतलब क्या होगा। सुप्रीमम का मतलब सबसे बड़ा वैल्यू समझिए, इन्फिमम का मतलब सबसे छोटा वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अब बताइए स्मॉल m क्या था जी, फंक्शन का इन्फिमम था। तो इन्फिमम था मतलब क्या है, फंक्शन का जो भी आप x देंगे फंक्शन के अंदर इस स्मॉल m से बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में कुछ है नहीं, ये फंक्शन का इन्फिमम है, मतलब फंक्शन का ही वैल्यू है कोई एक। तो इन्फिमम से बाकी फंक्शन के वैल्यू क्या होंगे, सब बड़े या बराबर होंगे, और सुप्रीमम से क्या होंगे, छोटे बराबर होंगे। ये बात तो सबको पता ही है कि fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिमम एंड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम। किसके लिए, तो आप x यहाँ कुछ भी पुट कर दीजिए, जो भी होगा तो वो इन्फिमम से बड़ा ही होगा और सुप्रीमम से लेस देन इक्वल ही होगा। आ रहा बात समझ में? अब बारी आता है क्या स्टूडेंट्स, अब बारी है कि नाउ टू केस में बी अराइज्ड। अब यहाँ पे दो केस मिलेगा। अब बोलेंगे कि कौन कौन सा केस मिलेगा, तो केस एक ऐसा हो सकता है स्टूडेंट, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे है a और यहाँ पे है b, और जो ग्राफ फंक्शन का वो कुछ ऐसा, ये है ग्राफ, यहाँ पे मिल गया अपना f ऑफ a और यहाँ पे मिल गया अपना f ऑफ b। इस केस में अगर हम आपसे पूछे स्मॉल m क्या होगा जी और कैपिटल M क्या होगा, तो स्मॉल m मतलब फंक्शन का इन्फिमम, फंक्शन का सबसे छोटा हाइट कहाँ पे है, तो सब हाइट तो बराबर ही है, तो आप इसी को किसी को भी ले सकते हैं। स्मॉल m बोलिए, चलिए स्मॉल m बोल दी यहीं पे। बोले कैपिटल M क्या है, तो कैपिटल M भी मतलब सबसे बड़ा वैल्यू भी यही है, इधर ही सबसे बड़ा वैल्यू है। तो एक और भी कोई भी वैल्यू अगर बीच में लेंगे तो वो सब m और कैपिटल M के बराबर ही होगा। क्लियर? तो यही चीज बोला गया कि दो केस हो सकता है यहाँ पे, क्या कि या तो ये दोनों बराबर हो जाए या ये दोनों अलग अलग हो। अलग अलग कैसे हो सकता है इस केस में, इस केस में देखिए ए यहाँ पे है, यहाँ पे बी है, तो देखिए सबसे छोटा यहाँ पे स्मॉल m मिल सकता है और सबसे बड़ा यहाँ मिलेगा कैपिटल M। नहीं ना, दो केस पॉसिबल है, ये केस और या तो दोनों अलग अलग हो, बस तो यही यहाँ पे लिखा गया है। देखिए लेट कैपिटल M एंड स्मॉल m बी सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ fx ऑन AB रिस्पेक्टिवली। कैपिटल M सुप्रीमम, स्मॉल m इन्फिमम ले लिया गया है। नेक्स्ट बोले हैं कि fx का वैल्यू स्मॉल m से बड़ा बराबर और कैपिटल M से छोटा है बराबर। देखिए बराबर का भी बात आ रहा है कि हाँ हो सकता है सभी के लिए। तो अब हम बोले कि दो केस अराइज होगा, देयर अराइज टू देयर क्या लिखा है, नाउ टू केस मे बी अराइज्ड, या तो आइदर कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m, जो कि ये हम समझा रहे थे, ये केस हो सकता है कि सब कांस्टेंट फंक्शन हो जाए ऐसा, या फिर दोनों अलग अलग होगा ये चीज। अब हम इस केस को लेंगे और इस केस में भी थ्योरम प्रूफ करेंगे। थ्योरम का मतलब कि इस ओपन इंटरवल में एक पॉइंट मिलना चाहिए जिस पर डेरिवेटिव जीरो हो, यही हमें दिखाना है, तो हम प्रूफ करेंगे और इस केस में भी प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला केस वन लेके चलते हैं हम लोग। केस वन क्या कि लेट स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M, ये दोनों आपस में इक्वल हम मान के चल रहे हैं फर्स्ट केस। तो जब स्मॉल m और कैपिटल M आपस में इक्वल होता है तो सिर्फ वही नहीं, हर वैल्यू ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाई सुप्रीमम और इन्फिमम एक तभी हो सकता है जब कांस्टेंट फंक्शन हो। इस लाइन फ्लैट लाइन में होता है, छोटा और बड़ा वैल्यू सेम हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कहीं जरा सा भी ऐसे हुआ तो छोटा वैल्यू इधर तो बड़ा वैल्यू इधर अलग हो जाएगा। तो एक ही केस पॉसिबल है कि तो बराबर ये दोनों तभी हो सकता है जब कांस्टेंट फंक्शन हो। तो वही बोला गया है केस वन की लेट कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m, देन स्मॉल m इक्वल टू fx इज इक्वल टू m फॉर ऑल x।
और ऑब्वियस है भाई कि यहाँ पे देखिए स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम अगर है मतलब एक्स के हर वैल्यू के लिए जो अपर इंटरवल दिए सबके लिए बराबर होगा वो एफ एक्स के, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि क्या कि स्मॉल एम इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स, क्या आप यहाँ फॉर ऑल ये सिंबल है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल एबी, क्यों सेबी के अंदर से कुछ भी पॉइंट दीजिए वो स्मॉल एम कैपिटल एम के बराबर ही होगा उसका फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स। तो मतलब क्या कि एफ एक्स भी अ कांस्टेंट फंक्शन, कि ये तभी पॉसिबल है जब एफ एक्स भी अ कांस्टेंट फंक्शन। और भाई आप एक बात बताइए, कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट फंक्शन हो जाए तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होता है, चाहे किसी पॉइंट पे निकालिए, ऑलवेज जीरो। क्यों भाई, हमने पढ़ा है ना, जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू हम 5 ले लेते हैं, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि ये भी तो कुछ ना कुछ तो 5 होगा ही ना। मान लीजिए y इक्वल टू 2 का लाइन होगा, 3 का लाइन होगा, कुछ तो होगा कांस्टेंट। तो आप कुछ भी कांस्टेंट फंक्शन ले लेंगे उसका डेरिवेटिव हर पॉइंट पे जीरो, आप 2 पे निकाले डेरिवेटिव, 3 पे, हर जगह जीरो ही होगा। तो बोल सकते हैं क्या कि दिस इंप्लाई दैट एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन, और अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ डैश सी क्या होगा, जीरो होगा, वेयर सी बिलोंग्स टू अपर इंटरवल भी, कुछ भी पॉइंट ले लीजिए उस पर डेरिवेटिव जीरो ही होगा। यही तो हमने प्रूफ करा था, हमने प्रूफ कर दिया। देखिए एक बार फिर से देखिए, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि एफ एक्स एक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और ए बी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तब एक पॉइंट मिलना चाहिए था अपर इंटरवल के अंदर जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो। हम आगे बढ़े और बोले कि दो केस मिल रहा है जी, क्या तो स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम होगा या तो दोनों अलग अलग होगा। तो हम पहला केस लेके चले कि चलो दोनों अगर इक्वल है तो उस केस में हमने एफ डैश इक्वल टू जीरो दिखा दिया। अब हम क्या मान के चलते हैं, केस 2, इसमें भी हमने सेम चीज प्रूव करेंगे, दो ही केस पॉसिबल था, एक केस में हमने दिखा दिया, दूसरे केस में दिखा देंगे, थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। लिखिए केस 2 कि लेट कैपिटल एम इज नॉट इक्वल टू स्मॉल एम, हमने ये मान लिया कि दोनों इक्वल नहीं है, कैपिटल एम इज नॉट इक्वल टू स्मॉल एम, तो ऑब्वियस है भाई कि स्मॉल एम हो सकता है नीचे हो रहा होगा, कैपिटल एम ऊपर हो रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा होगा। In this case both of these cannot equal to same quantity f of a। बड़ा सिंपल सा बात है, देखिए जरा ध्यान से, मान के चलिए यहाँ पे कोई स्मॉल एम है, यहाँ पे कैपिटल एम है, ठीक। अब बोला गया है कि चूंकि ये दोनों अलग अलग है तो क्या ये दोनों कभी किसी एक सेम क्वांटिटी के इक्वल हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये स्मॉल एम है, यहाँ पे कैपिटल एम है, ये दोनों आपस में अलग अलग है, एम इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल एम, अलग अलग है दोनों, तो क्या कभी दोनों एक साथ किसी पॉइंट के इक्वल हो सकता है। और जब दोनों आपस में ही अलग अलग है, जैसे मान लीजिए कि इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ एक स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट ए का हाइट है 160 सेंटीमीटर, स्टूडेंट बी का हाइट है 175 सेंटीमीटर, तो क्या कभी दोनों का हाइट किसी तीसरे के इक्वल हो सकता है, जब दोनों का आपस में ही अलग है तो ऑब्वियस है कि किसी एक के बराबर नहीं हो सकता दोनों। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, देखिए इन दिस केस कि जब दोनों अलग अलग होगा तो इन दिस केस बोथ ऑफ दीज कैन नॉट इक्वल टू सम क्वांटिटी एफ ऑफ ए, सम क्वांटिटी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, कुछ भी दे सकते थे, कि अगर दोनों आपस में ही डिफरेंट है तो वो दोनों एक साथ किसी के बराबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, thus one of the bounds must be different from f of a, तो पक्का श्योर है जी कि जो फर्स्ट पॉइंट पे था f of a उससे दोनों में से कम एक तो डिफरेंट होगा ही होगा। देखिए क्या बोला गया यहाँ पे कि जब दोनों आपस में डिफरेंट है तो इन दिस केस बोथ ऑफ दिस कैन नॉट इक्वल टू सम क्वांटिटी एफ ऑफ ए, कि एफ ऑफ ए के बराबर दोनों इक्वल नहीं हो सकता, कम से कम एगो तो डिफरेंट होगा ही होगा। मान लीजिए कि स्मॉल एम इसके बराबर हो गया, मान लीजिए स्मॉल एम एफ ऑफ ए के बराबर हो गया, तो कैपिटल एम तो नहीं होगा क्योंकि भाई ये दोनों आपस में अलग अलग था। तो वही समझाने का अर्थ यहाँ पे, तो वही लिखा होगा कि दस वन ऑफ द बाउंड्स मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम एफ ऑफ ए, कि कम से कम एक बाउंड डिफरेंट होगा ही होगा एफ ऑफ ए से। अच्छा, एंड इट अटेंड्स एट अ पॉइंट से सी अदर देन एंड पॉइंट्स, हमने क्या नाम दे दिया, हमने यहाँ पे ये नाम दिया कि चलिए बाउंड जो है एफ ऑफ ए से डिफरेंट है, ठीक है, तो कहीं तो होगा वो बाउंड, क्योंकि भाई कॉन्टिन्यूअस का ग्राफ है, यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस का ग्राफ है, तो यहाँ ए से बी के अंदर ही ना कोई एक पॉइंट मिलेगा जिसपे फंक्शन का सबसे सुप्रीम वैल्यू आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है ये, तो हम इसका नाम दे देते हैं कि चलिए इसका नाम हम सी दे देते हैं। जिस पॉइंट पर सबसे बड़ा वैल्यू मिलेगा ना, जिस पॉइंट पर कैपिटल एम मिलेगा उसी पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होगा। आगे चल करके हम ये प्रूफ भी करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जिस पॉइंट पर अभी इसको दिख लग रहा है आपको कि इसी पॉइंट पर सबसे बड़ा वैल्यू मिल रहा है कैपिटल एम, तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि चलिए मान लीजिए कि सी पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू सुप्रीमम मिल रहा है, ठीक। तो हमने क्या ले लिया कि हमने बोला कि 10 वन ऑफ द बाउंड्स मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम एफ ऑफ ए, एक बाउंड कम से कम डिफरेंट होगा एफ ऑफ ए से,
अच्छा, एंड इट अटेन एट अ पॉइंट से सी अदर देन एंड पॉइंट्स। हम मान के चलते हैं यहाँ पे ये पॉइंट है, एंड पॉइंट ए और बी है, हम मान के चलते हैं कि सी यहाँ पे कोई पॉइंट है जिस पर सुप्रीम वैल्यू अटेन कर रहा है, ये कैपिटल एम यहाँ पे हो रहा है, मतलब एफ ऑफ सी विच इज इक्वल टू कैपिटल एम हो रहा है यहाँ पे। तो वही चीज हमने कहा है कि एफ ऑफ सी इक्वल टू कैपिटल एम, मतलब सुप्रीमम आ रहा है सी पर ही, मान के चलते हैं कि सी पर ही सुप्रीमम आ रहा है, सबसे बड़ा वैल्यू, और सी कहाँ से आ रहा है भाई, ए बी के बीच से ही आ रहा है, तो वही लिखा हुआ है therefore f of c equal to कैपिटल M, और जहां पे c कहां से है, ab के अंदर से है। नेक्स्ट, नाउ वी शैल शो दैट जिस पॉइंट पर सुप्रीमम आ रहा था ना, उसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा, ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे। आप डायग्राम से तो इजीली समझ पा रहे होंगे कि जिस पॉइंट पर सुप्रीमम आ रहा है उसी पॉइंट पर स्लोप जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब स्लोप 0 डिग्री है। तो देखिए, नाउ वी शैल शो दैट कि इसी जिस पर सुप्रीमम आया था उसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो का, ये हमें दिखाना है। क्लियर? अब एक बात आप लोग बताइए कि सिंस m बी द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f ऑफ x, क्योंकि कैपिटल M जो है लीस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम है, सुप्रीमम है मतलब समझ रहे हैं ना, आप कुछ भी वैल्यू पुट किए सबसे बड़ा वही होगा, तो कह सकते हैं कि सो f ऑफ c प्लस s से बड़ा बराबर f ऑफ c होगा। मतलब जी कि देखिए, अगर इस पॉइंट पर आप फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, ये उससे बड़ा f ऑफ c होगा, इससे पहले वाले किसी पॉइंट पर निकालते हैं उससे बड़ा f ऑफ c होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ पे c है तो सुप्रीमम है ना कैपिटल M, यहाँ पे फंक्शन का ये सुप्रीमम है, तो f ऑफ c प्लस h पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो भी यही बड़ा होगा, क्योंकि ये सुप्रीमम है फंक्शन का, चाहे a पर निकालिए चाहे b पर, कुछ पर भी निकालिए, f ऑफ c वाला ही सबसे बड़ा होगा, वो सुप्रीमम है, लीस्ट अपर बाउंड है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि f ऑफ c प्लस h पर फंक्शन का वैल्यू और f ऑफ c पर ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि दिस इज सुप्रीमम। अच्छा, उसी तरीके से f ऑफ c माइनस h पर भी निकालिएगा तो फंक्शन का वैल्यू f ऑफ c ही बड़ा होगा, एंड f ऑफ c माइनस h से निकालेगा तो भी बड़ा f ऑफ c होगा। और अगर इतना समझ में आ गया तो फिर बाकी चीजें समझ आ जानी है। देखिए यहाँ पे नाउ f ऑफ c प्लस h से बड़ा बराबर कौन है, f ऑफ c है, यहाँ वाला, ये वाला लेके चल रहे हैं। अब एक बात सही, इसको इधर भेज लेते हैं, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इधर तो जीरो बच गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या करते हैं, दोनों तरफ h से डिवाइड कर लेते हैं, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h लेस देन इक्वल जीरो। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, लिमिट ले लेते हैं h टेंड्स टू जीरो, टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देन वी हैव, आप क्या होगा, यहाँ पे लिमिट लग जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h लेस देन इक्वल टू जीरो, पे लिमिट क्या लगेगा, h पे, h टेंड्स टू जीरो, तो उधर कुछ है ही नहीं, तो इधर उधर लिमिट नहीं लगा, इधर लग गया। क्लियर? अब आप लोग याद करिए डिफरेंशिएशन का, जो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, क्या ये डेरिवेटिव राइट हैंड नहीं है? बोलिए कैसे जी? तो आप याद करिए, यहाँ पे मान के चलते हैं सी पॉइंट है स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, सी प्लस एच से एच टेंड्स टू जीरो करके आ रहा है, राइट तरफ से सी को अप्रोच कर रहा है। बोलिए कैसे? तो देखिए, सी प्लस एच और एच टेंड्स टू जीरो करा रहे हैं, तो किधर से अप्रोच कर रहे हैं, राइट तरफ से अप्रोच कर रहे हैं सी को, सी प्लस एच से एच टेंड्स टू जीरो करा रहा है, तो राइट तरफ से सी की ओर आ रहा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट, ये जो है, ये डेरिवेटिव है, कौन सा डेरिवेटिव है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव और ये लेस देन इक्वल जीरो, तो इस पूरे लिमिट को हम लोग क्या बोल देंगे, राइट हैंड आर ऑफ एफ डैश सी, इससे सिंबॉलिक फॉर्म है राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी का। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आप बात समझोगे कि ये क्या था। अब जल्दी से आते हैं थोड़ा सा और आगे। अब इसी तरीके से अगेन एफ ऑफ सी माइनस एच भी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी था, अभी तुरंत यहाँ पे हमने बोला था एफ ऑफ सी माइनस एच पर भी फंक्शन का वैल्यू लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी है, ये देखिए एफ ऑफ सी माइनस एच लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी। अच्छा, अब आते हैं और ये एफ ऑफ सी माइनस एच, इसको इधर ले, तो माइनस एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया, नो डाउट। अब क्या करते हैं, इस बार ना पिछली बार एच से डिवाइड किया था, इस बार माइनस एच से डिवाइड करते हैं, तो जैसे ही माइनस एच से इधर डिवाइड करेंगे, माइनस एच से इधर करेंगे, तो भाई क्या होगा, ये इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। आपको पता होगा कि जब भी नेगेटिव से हम गुना या भाग करते हैं तो हमेशा इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो यहाँ जो लेस देन इक्वल था अब ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। देखिए आगे, अब हम क्या करते हैं, फिर टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फिर से वही बात, h टेंड्स टू जीरो, देन वी हैव क्या मिलेगा, अब ये जो बनेगा ना स्टूडेंट, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी बाई माइनस h। और याद है ये कुछ और नहीं है, बल्कि अगर आपको याद हो प्रीवियस के हमारे लेक्चर्स, तो उसमें हमने बताया था कि ये कुछ और नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। कैसे? यहाँ पे c पॉइंट है, हम c माइनस h से अप्रोच करा रहे हैं उसको, तो लेफ्ट तरफ से अप्रोच करा रहे हैं, तो इसलिए बोलोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है c पॉइंट पर। क्लियर? तो अब आप एक चीज का ध्यान दीजिए कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव लेस देन इक्वल जीरो, जीरो से कम या छोटा बराबर होगा, और ये बोलता है कि जीरो से बड़ा या बराबर होगा। आगे हम लिख रहे हैं कि नाउ फ्रॉम कंडीशन टू ऑफ द थ्योरम वी नोट दैट f डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी।
थ्योरम्स के दूसरे कंडीशन से ये बोला गया था क्या कि जो डेरिवेटिव है ए बी के हर पॉइंट पे, अंदर के हर पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो रहा। यहाँ पे जो सी पॉइंट है वो भी तो ए बी के अंदर का ही है, तो इस पॉइंट पर भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए था। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इस पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए तो हम क्या लिख रहे हैं कि नाउ फ्रॉम कंडीशन 2 ऑफ द थ्योरम वी नोट दैट f dash x exist for all x belongs to a, कि इस पॉइंट हर इस फंक्शन का डेरिवेटिव हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करना चाहिए था। तो मतलब कि एंड हेंस वी शुड हैव कि हमारे पास ये होना चाहिए कि सी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए था, और ये बराबर तभी होगा। तो हेंस इट फॉलोज फ्रॉम 1 एंड 2 ये बराबर दोनों तभी होगा जब क्या हो जाए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाए। एक ही पॉसिबिलिटीज है, एक ग्रेटर देन इक्वल 0 था, एक लेस देन इक्वल 0 था, तो वो तभी चूंकि बराबर होना चाहिए तो बराबर तभी होगा जब आपस में दोनों इक्वल टू 0 हो जाए। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 मतलब डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं कि एक पॉइंट सी मिल गया जिस पर डेरिवेटिव 0 हो गया। क्लियर? तो ये बात है। अच्छा एक लाइन और लिख देंगे, सिमिलरली अगर एफ सी इक्वल टू स्मॉल एम हो, ये भी तो हो सकता था, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया एफ सी इक्वल टू कैपिटल एम लिया था हमने, तो फिर हम प्रूफ किए। और एक लाइन लास्ट में लिख देंगे कि सिमिलरली व्हेन एफ सी इक्वल टू स्मॉल एम वी कैन प्रूव दैट एफ डैश इक्वल टू 0। यही तो मुझे प्रूफ करना था कि एक पॉइंट जरूर मिलेगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो। तो थोड़ा सा फिर से हम जल्दी से रिकॉल करवा देते हैं आप लोगों को यहाँ पे कि हमने यहाँ पे क्या देखा। हमने देखा कि भाई यहाँ पे दो केस मिल रहा है, जो सुप्रीमम इन्फिमम अगर बराबर हुआ तब हमने थ्योरम को प्रूफ किया, और अगर बराबर नहीं हुआ अदर केसेस था तो भी हमने थ्योरम को प्रूफ किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रॉल्स थ्योरम जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बाकी आप लोग के लिए जानकारी है कि आप अपना अपने अगले सेमेस्टर के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं बेहतर कोर्सेज के लिए। बाकी मिलते हैं अगले किसी वीडियो सॉल्यूशन में।